हाँ भाई, ये क्या तरीका होता है? मतलब लाइक रियल मैड्रिड के मैच से जस्ट पहले अगर आपको बार्सिलोना का मैच देखना है, एज अ मैड्रिड फैन आप वो मैच देख रहे हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आप एक्सपेक्ट करते हो कि बहुत ढीला गेम आएगा, बहुत खराब गेम आएगा, हार जाए, बाहर हो जाए, लीग से ही बाहर हो जाए, मतलब आप ऐसी ऐसी गंदे गंदे ख्याल आपके दिमाग में आते हैं। ये तो कहीं से भी नहीं आता कि आप लास्ट के 10 मिनट में 3 गोल मार के कमबैक ही पूरा कर दो। और उसके मतलब देखो यार, एक इमोशनल ओवरराइड होता है। एंड डेफिनेटली भाई, जोक्स अपार्ट, जो हमने कल देखा, भले ही चाहे वो बॉक्स ऑफिस मैच ना हो, भले ही चाहे वो एक बहुत हाई स्टेक्स मैच ना हो, लेकिन ये चीज खुद अगर मैनेजर का आगे कहना है कि हम ऐसे कमबैक करते नहीं है, लेकिन ये कमबैक एक एड्रेनलिन बूस्ट देते हैं। ये कमबैक ये बताता है कि टीम में एक नई एनर्जी है, टीम में एक नया फेस है और टीम में लीडर्स हैं। गेम अच्छा नहीं था बार्सिलोना का बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। खुद अगर जाओ कैंसेलो ने अपने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आके ये चीज बोल दिया कि मैं बहुत खराब खेल रहा था और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, तो दो चीज समझ में आती है। पहली चीज तो ये कि जाओ कैंसेलो एक बहुत भला मानुस है, उसको पता है कि उसकी गलती थी और अभी हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी चीज ये है कि बार्सिलोना एक्चुअली में अब जावी के अंडर उस फेज में आ चुकी है जहां पर उनको किसी गेम को जीतने के लिए 90 में से 70 मिनट अच्छा खेलने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ 10 मिनट खेलने की जरूरत है। और ये चीज ना मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स नहीं कर सकती, आज भी नहीं कर सकती। बहुत भाई उंगलियों पे गिन सकते हो तुम टीम्स को। जो रियल मैड्रिड हो गई, यहां पर आप मैनचेस्टर सिटी को कह सकते हो, और यहां पर बहुत कम टीम्स ऐसी हैं और उसमें आप बार्सिलोना का नाम भी दे सकते हो। और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एलिवेशन है जो कि बार्सिलोना ने करा है। अच्छा, इसको पॉइंट्स टेबल के रेफरेंस में बताऊं तो भाई देखो, यहां पर अगर आज बार्सा हार जाती तो रियल मैड्रिड 5 पॉइंट आगे चली जाती, अगर गिवन द फैक्ट कि वो मैड्रिड डर्बी में जीत जाती। मतलब ठीक है, थोड़ी सी चौड़ में रख रहा हूं, लेकिन यहां पर बार्सिलोना ने बता दिया कि ये टाइटल रेस तो आसपास भी नहीं है खत्म होने के, और अल्टीमेटम जो फाइनल मैच होता है वो तो एल क्लासिको ही होगा, उसमें हरा देंगे हमें। अबे यार क्या मुसीबत है। खैर, अगर सबसे पहले मैच की बात करें कि मैच स्टार्ट कैसे हुआ था। अब देखो बार्सिलोना में यहां पर जावी ने, मैं बता रहा हूं, अगर एक प्लेयर होता ना, एक चिंगारी जो कि पूरा घर ही भस्म कर देगा, वो है मार्कोस अलोंसो। मतलब यार देखो, जब आपकी टीम काउंटर अटैक खा रही हो, आपकी टीम जब अटैक पे अटैक खा रही हो, आपकी टीम जब एक्चुअली में आपकी टीम का डिफेंस जो है पूरा एक्सपोज्ड हो, तो आप यहां पर बच नहीं सकते। और उसमें मार्कोस अलोंसो आपको हेल्प भी नहीं करेगा। मतलब आपको बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे दिख जाएंगे जहां पर अगर हम अराउगो की बात करें या फिर कुंडे की बात करें, उनके इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे यहां पर बच रही थी। देखो यहां पर एक चीज तो पक्का समझ में आ गई कि जाओ कैंसेलो को यूज करने का जो जावी ने तकनीक निकाली है वो है ऑफेंसिव। जावी को भी अब पता है कि यार ये डिफेंसिव अपनी वल्नरेबिलिटीज को तो कंप्लीट ही नहीं कर सकता। अगर मैं इसको ये भी कह दूं कि तू फुल बैक ही है तो फुल बैक डिफेंसिव थर्ड बैक मतलब एज ए सेंटर बैक खेल, ये तब भी गलती करेगा। और अच्छी बात यह है कि जाओ कैंसेलो जिस चीज में अच्छा है, जिस चीज में प्रिटेंड करता है अच्छा है, उसमें वो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वो है उसका ऑफेंसिव चीट कोड। डिफेंसिव चीट कोड पे फिर हमको समझने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपका ऑफेंसिव ही इतना अच्छा है तो फिर डिफेंसिव पे कुछ भी हो जाए आपको सेक्रीफाइस नहीं किया जाएगा। ऐसे में मार्कोस अलोंसो तो कहीं भी नहीं है। अब ना ही वो डिफेंसिव में है और ना ही वो अटैकिंग में है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर इस जो कॉस्ट आई है इस जीतने की, वो है फ्रैंकी डियोंग की इंजरी, जो कि सही में बहुत डिसहार्टनिंग है। फ्रैंकी डियोंग हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स मेरे लिए पर्सनली। मैं उसको बहुत एडमायर करता हूं यार। अगर इस बार्सिलोना टीम की मैं बात करूं, वो अब यहां पर 7 से 8 हफ्तों के लिए बाहर हो सकता है, यानी कि वो नवंबर में आएगा और अपना एल क्लासिको भी मिस कर सकता है। तो ये एक बड़ी बड़ी अपडेट है। अच्छी चीज ये है कि यहां पर फ्रैंकी डियोंग के अगर हम पीछे की बात करें तो प्लेयर्स इन पे काफी अच्छे हैं। गावी आया, ऑफकोर्स उसने अननेसेसरी येलो कार्ड ले लिया, लेकिन उसके बाद आपको पता चल जाता है कि स्टार्टिंग 11 में गावी की कितनी अहमियत है। अगर हम यहां पर एक और कमी की बात करें जो कि मेरे को लग रहा था, वो था कि यहां पर आपका डिफेंस बहुत पोरस था। मतलब आपका डिफेंस बड़ा शेकी भी लग रहा था, लेकिन होल सिस्टम ही बड़ा शेकी लग रहा था। देखो, एक होता है कि जाओ कैंसेलो आगे जा रहा है और उसके पीछे का जो स्पेस है वो एक्सप्लॉइट करना, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक्चुअली में यहां पर बाम्बा ने तो नचा रखा था। अब देखो, बाम्बा की बात करूं या फिर इयागो आसपास की बात करूं, आसपास एक्चुअली में बाम्बा से ज्यादा पिवटल था, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था। मेरे को तो समझ में नहीं आया कि बेनिटेज ने उसको बाहर क्यों करा, जब उसको पता है कि इयागो आसपास एक्चुअली में वो उस टाइप का प्लेयर है, उस टाइप का उसका गेम निकल रहा है, और पर्टिकुलरली बाम्बा के साथ एक ऐसा गेम निकल रहा है जहां पर वो कभी भी और हर्ट कर सकता है। अगर देखो यार, बुरा मत मानना, लेकिन फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना का मैच खत्म हो सकता था आराम से। 3-0 4-0 वाला गेम था। इस तरीके का यहां पर आप कह सकते हो केयरलेसनेस यहां पर बार्सा ने दिखाई थी। वो तो भाई भला हो टर स्टेगन का, जो कि उसके रिफ्लेक्सेस एक्चुअली में बेस्ट है।
इट्स नॉट अबाउट, समटाइम्स मेरे को लगता है टर स्टेगन सिर्फ इसलिए ही बेनिफिशियल नहीं हो रहा क्योंकि बार्सिलोना का डिफेंस काफी अच्छा है। उल्टा भी है भाई, बार्सिलोना का डिफेंस भी इसलिए काफी अच्छा दिखता है क्योंकि टर स्टेगन पीछे बहुत रॉक सॉलिड है। अच्छा, इसमें यहाँ पर एक चीज और है कि सेल्टा विगो की बात करें तो सेल्टा विगो के जो 1-2 बन रहे थे वो भी काफी अच्छे बन रहे थे, वो भी देखने लायक बन रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हर काउंटर अटैक के साथ एक काफी अच्छा गोल थ्रेट आ रहा है बार्सा के पास। एक जो दूसरी चीज मैंने नोटिस करी थी वो थी ऑफेंसिव एरिया में, और वो था आपके पास 1v1 ट्रांजिशन में कुछ था नहीं। देखो अब यहां पर अगर हम बात करें जाओ फेलिक्स की बात करें या फिर हम बात करें लेवेंडोव्स्की की, दोनों एक दूसरे के आसपास खेलते हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो मेरे को लेवेंडोव्स्की और जाओ फेलिक्स दोनों का ही गेम, लेवेंडोव्स्की का तो बहुत अच्छा लगा, मतलब क्रूशियल पीरियड में जहां पर आप चाहते हो कि भाई अब तो कुछ चाहिए ही चाहिए, उसमें अगर आपका स्ट्राइकर नो मैटर कि कैसा गेम गया गोल मार दे, खत्म खल्लास। जाओ फेलिक्स का गेम ठीक है, ट्राई कर रहा था लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं था अप अंटिल ये पूरा कमबैक की पूरी स्टोरी चालू होती है। लेकिन ये बहुत नैरो खेलता है, विच मीन्स कि मार्कोस अलोंसो को यहाँ पर वाइट स्पेसिस को कवर करना पड़ता है, और उधर से आपके पास यहाँ पर और प्लेयर जाओ कैंसेलो जा रहा है, जाओ कैंसेलो इन्वर्टेड फील्ड वो हो रहा है, तो यहाँ पर कोई और प्लेयर फेरान टोरेस यहाँ पर आ रहा है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम यहाँ पर आपके पास वाइड में 1v1 ट्रांजिशन में कोई था नहीं, ऐसा कोई था नहीं। जैसे लमीन यमाल की हम बात करते हैं या फिर रफीनिया की बात करें, वो भी अंदर आके खेलने लग गया। मैच विक्ट्री इस वे में जब मैच विक्ट्रीज आती है ना तो इमोशनल ज्यादा होता है, और आई थिंक ये होना भी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा से जब भी मेरी टीम ऐसे करती है या फिर दूसरी टीम करती है, मैं तो देखो हमेशा से कहता हूँ सस्टेनेबल नहीं होना चाहिए। हाउएवर ये वाला पर्टिकुलर विक्ट्री का सेलिब्रेशन इंजेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था बार्सिलोना में, और आई थिंक यहाँ पर आने वाले मैचेस में तो भाई देखना पड़ेगा किस तरीके से करना। आई थिंक यहाँ पर मैंने जितना पढ़ा था वो ये था कि भाई आप मार्कोस अलोंसो को बाहर करते, जाओ कैंसेलो को लेफ्ट बैक डालते, और यहाँ पर आप जाओ कैंसेलो को लेफ्ट बैक डालते, राइट बैक खिलाते, कुछ भी होता। आप यहाँ पर जाओ कैंसेलो को लेफ्ट बैक डालो, इनिगो मार्टिनेज और अराउगो को सेंटर बैक खिला लो, और यहाँ पर जूस कोंडे को राइट बैक खिला लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फ्रैंकी डियोंग का लॉस एक काफी पिवटल हो सकता है। इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी मैनचेस्टर यूनाइटेड की। देखो पहले 45 मिनट तो मेरे को लगता है सबसे बुरा ही खेले। अब देखो मेरे को यहाँ पर 2 चीज बहुत इंटरेस्टिंग देखनी थी। पहला तो ये था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का रिप्लाई किस वे में होने वाला है। देखो एक होता है आंसर, लेकिन एक होता है कि किस तरीके से आंसर, वो भी बहुत मैटर करता है। एक मेरे को ये भी देखना था कि बर्नली पे जो प्रेशर बन रहा है भाई वो भी विनलेस है, वो भी नहीं जीता अभी तक कुछ भी। और बर्नली भाई अभी तक एक न्यूली प्रमोटेड है, लेकिन बर्नली की हाइप भी लीड्स वाली है कि भाई मार्सेलो बियल्सा का जैसे एक सिस्टम आता है ऐसे विंसेंट कंपनी का भी एक सिस्टम है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और सही बताओ तो करा भी नहीं उसने कॉम्प्रोमाइज। क्या बर्नली के लिए बर्नली को बुरा फील करना चाहिए कि वो यहाँ पर इतना अच्छा खेल के भी यहाँ पर पॉइंट नहीं निकाल पाए। अब देखो ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है क्योंकि मैं तुमको गेम का कंटेक्स्ट दूं तो यहाँ पर अगर तुमने एक्सपेक्ट किया था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड शायद से कंजर्वेटिव खेल के, क्योंकि उनको पॉइंट्स लूज नहीं करने, तुम अगर एक तराजू पे तोलोगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड उस पे और बर्नली इस पे, तो दोनों में से कौन सी वो टीम है जिसको पॉइंट नहीं लूज करने कुछ भी करके, तो शायद से मैनचेस्टर यूनाइटेड का पलड़ा एक बार को भारी हो जाएगा। क्योंकि तुम सोचो 3-4 मैचेस लगातार यहाँ पर पिछले 4-5 गेम में 14 गोल कंसीड कर चुके हैं, क्लीन शीट नहीं है वुल्फ के मैच के बाद। ऐसे में यहाँ पर टेन हैग पे प्रेशर बन ही रहा था, और हर प्रेशर स्टैक वाला प्रेशर नहीं होता, कुछ प्रेशर बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव भी हो सकता है लेकिन एक्सट्रीम भी हो सकता है। और इस समय मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक विक्ट्री की जरूरत ही थी। ऐसे में मेरे को यह देखना था कि रिप्लाई तो विक्ट्री ही है, रिप्लाई तो जीतना ही होना चाहिए, बट किस तरीके से ये देखना पड़ेगा। अब वो चाहे टेन हैग बॉल हो सकता है, जो कि तो आई थिंक टेन हैग ने खुद ही यहाँ पे पेज मोड़ तोड़ के उसने बाहर फेंक दिए, और वो आगे अपने कंजर्वेटिव गेम के भी बाय हुक और क्रुक जीतना तो है। अब देखो इस पे आप एक काउंटर कर सकते हो मेरे को बहुत आराम से कि भाई देखो यार सीधी सी बात है, लिसांड्रो इंजर्ड है, वरान नहीं खेला, ठीक है, आपके पास मेसन माउंट नहीं है, आपका आम्राबात नहीं लेके आया आप यहाँ पर, तो तुम्हें क्या चाहिए भाई, तुम्हें क्या चाहिए? तुम राइट विंग तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हारे लगभग 11 से 12 प्लेयर्स इंजर्ड है, कैसे लाओगे तुम, कैसे खेलोगे? और आई थिंक इस चीज पे टेन हैग को भाई क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो अडेप्ट तो कर रहा है, चाहे एटलीस्ट। अब ये तो रही क्रेडिट वाली बात, अब आया था थोड़ी क्रिटिसिज्म पे। अब देखो अभी भी यूनाइटेड स्लो लग रही है, ऐसा लग रहा है मेरे को मैकडोनल्ड के 15 हिगुइन खिला रहा हूं मैं, लेकिन स्लो लग रही है, रिएक्टिव नहीं लग रही है। बस ये है कि हाँ कुछ भी बर्नली देगी उसका जवाब देने के लिए बैठे हैं, और बैठ भी नहीं पा रहे हैं। स्कॉट मैकटोमिने घोस्ट, भूत, स्त्री, मतलब पता नहीं क्या ही खेल रहा है वो, क्या ही खेल रहा है वो। वही वाली बात है ना कि आपके पास है ही नहीं तो आप क्या करोगे, लेकिन ऐसा भी नहीं खेलना ना भाई, तू प्लेयर है
दूसरी चीज यहाँ पर जॉनी एवंस मतलब जॉनी एवंस, रेगुलॉन, डियोगो डालो और लिंडलॉफ, इनका ही सेंटर, यही डिफेंस चल रहा है हमारा। मतलब उधर बारसा का देखो, उधर रियाल मैड्रिड का मत देखो, लेकिन बाकियों का देखो, इधर यही चल रहा है। इधर ये अभी भी 1970 में ही खेल रहे हैं। यहाँ पे मेरे को एक चीज और लगी कि अगेन इस गेम का जो पूरा कंटेक्स्ट था वो ये था कि भाई ओनाना बेट कर रहा था प्रेस को, फिर वो अपनी पासिंग कर रहा था, लेकिन यूनाइटेड एक्चुअली में बहुत ज्यादा टूथलेस और बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रही थी गोइंग आउट। ऐसा लग नहीं रहा था कि उनके पास कोई खास प्लान है कि नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ गया कि ब्रूनो को आपने राइट विंग पर डाल दिया, लेकिन ब्रूनो एक विंगर प्लेयर है ही नहीं भाई। ब्रूनो को आप सबसे ज्यादा बढ़िया यूज कर सकते हो जब वो हाफ स्पेस में होगा ऑफेंसिवली, और उसका गोल भी वहीं से ही आया है। और यहां पर अगर मार्कस रैशफोर्ड की बात करूं तो आज फिर मेरे को एक बार मार्कस रैशफोर्ड उसी चीज को करते हुए दिखा, जो है कि अगर उसके पास बॉल आई है तो ओनली थिंग जो कि उसके दिमाग में चल रहा है वो है गोल स्कोर करना। मैंने हमेशा से इस चीज को कहा है कि ये चीज बुरी नहीं है, लेकिन जब ये ओवर हो जाती है तो इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं है, क्योंकि फिर आपको लगता है कि सामने वाले पे 5 चीजें अगर अवेलेबल है तो उसमें से आपने 4 को मोड़ के सिर्फ आपने एक चीज रखा है और वो है गोल स्कोर करना। और कितने करे हैं फिर आज गोल? एक भी नहीं। कितने एक्सजी के साथ उसने गोल स्कोर करे? पता नहीं कितने, बहुत कम। अगर बर्नली की बात करें तो देखो बर्नली क्यों, मैंने लास्ट पहला क्वेश्चन यही खड़ा किया था कि आप बर्नली को यहां पर बहुत उदास होना चाहिए कि वो उस मैच से एक भी पॉइंट नहीं निकाल पाए। देखो इसके पीछे का रीजन यहां पर यह है कि बर्नली आज का मैच उसी वजह से आ रही है जो पहले के मैचेस की वजह से आ रही है। देखो पहले हाफ की बात करें तो पूरे गेम की बात करूं तो 60% से ज्यादा का पोजीशन है, 12-13 शॉट्स लिए उन्होंने, लेकिन अगर पहले 45 मिनट की बात करें तो गोल पोस्ट और यहां पर बहुत क्लोज आ गए थे वो गोल स्कोर करने के। इसका मतलब यह था कि उनके पास मोमेंटम भी था, लेकिन वो 2 चीजों में मात खा गए। देखो पहली चीज तो यह है कि आपके पास जब मोमेंटम होता है, जब आप छोटी टीम होते हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरे 90 मिनट मोमेंटम पे खेल रहे हो। आपको गेम को मैनेज करना आना चाहिए, गेम की जो रफ्तार है उसको ढीला और तेज कब करना है ये एक टीम को पता होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपकी फिनिशिंग, गू तो है, और गू इसलिए क्योंकि पिछले आप मैचेस भी नहीं जीता, अभी भी नहीं है, तो गू है इसीलिए आपका ये हाल चल रहा है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो आज प्रदर्शन करा है, जो आज निकाला है गेम, ये बताने के लिए काफी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास एक तो प्लेयर है ऐसे जो कि खराब गेम में से भी निकाल सकते हैं, और आज ब्रूनो ने स्टेप अप कर दिया, बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर मैं रासमस हॉयलैंड की बात करूं, अगेन मेरे को उसके मूवमेंट, वही मैं कह रहा हूं, इनिशियल डार्विन नूनेस चल रहा है, गोल नहीं आ रहे, ठीक है चिल है, लेकिन उसके मूवमेंट्स काफी अच्छे हैं, काफी इलीट हैं। बहुत कम टाइम है जब रासमस हॉयलैंड एक्चुअली में गोल स्कोर करने लग जाएगा, बहुत कम टाइम बचा है उसमें। ये मतलब ये समझ लो कि जैसी टीम अपनी वापस आ जाएगी वैसी टीम खेल लेगी, तभी यहाँ पर क्लिक कर सकता है। देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड को अभी थोड़ा सा क्रिटिसाइज करना, तारीफ करना, मैनचेस्टर पे टैक्टिकल एनालिसिस करना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि टेन हैग एक्चुअली में अपनी एक्चुअल स्टार्टिंग 11 के साथ खेलना किस तरीके से प्रेफर करता है। तो अभी जो भी चल रहा है वो वैसे चल रहा है, एडजस्टमेंट और ग्राइंड पे चल रहा है। खैर इसी के साथ अगर बात करें थोड़ी सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो भैया यहां पर 6 ही गेम में 9 गोल पेल दिए हैं भाई ने, और ऐसे में यहां पर अल सैक्सी नसर रुकने का नाम नहीं ले रही। और हाल ही में यहां पर जो 4 पब्लिक फंडेड क्लब्स थे, अल हाली और अल नसर का एक गेम था, जिसमें भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहले ही 4 मिनट में गोल स्कोर कर दिया। अब वो अलग बात है कि वहां धूम्रपान इतना ज्यादा था तो वो मतलब धुएं में दिख ही नहीं रहा था, लेकिन मेरे को इस गेम से एक चीज तो समझ में आ गई कि तलिस्का का गेम भी अब काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया, और तलिस्का, माने और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, ये भी बहुत ज्यादा बेटर अब एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। लेकिन इसके साथ आई थिंक एप्रिसिएशन ट्वीट आना चाहिए भाई यहाँ पर ब्रोजोविच के लिए भी। भाई ब्रोजोविच मेरे को एक्चुअली में रोनाल्डो के साइड में देखता है प्रेस करते हुए, सो लाइक 2 मैन अप फ्रंट की तरह प्रेस करते हैं, इधर से क्रिस्टियानो जाता है, इधर से यहाँ पर ब्रोजोविच जाता है। अच्छी चीज यहां पर यह है कि अल हिलाल ने भी पूरी तरीके से अपने आप को कंपटीशन देने की कोशिश करी थी, लेकिन नहीं, गेम उनका खराब था। फ्रैंक कैसी का अगर 1-2 गोल यार ऐसे होते हैं जहां पर समझ में आ जाता है कि कितना बेकार डिफेंस है, मतलब कितना लो आईक्यू वाला डिफेंस है। जो फ्रैंक कैसी वाला गोल था वो तो इतना लो आईक्यू वाला डिफेंस था ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि वो जाने भी कैसे दिया। मतलब अगर हम चूतिया लोग करें तो ठीक है, समझ में भी आता है, तुम यार प्रोफेशनल हो, तुमको बताते हैं कि भाई कैसे, ऐसा नहीं है भाई, पूरा का पूरा ऐसा बुलंद दरवाजा ही खोल दे के जा भाग ले, जा बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी। और ऐसा भी नहीं है कि उसके बाद सबको दिख रहा है कि वो रन बनाने वाला है, ऑफ साइड ट्रैप भी इन्होंने नहीं लगाया, तो वो भी एक दिक्कत की बात ही है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी चीजों को एज के साथ ढलते हुए अडेप्ट तो कर रहा है। देखो यहाँ पर ऑलरेडी उसने 33 गोल मार दिए 2023 में, और ऑलरेडी पिछले सीजन में उसने 13 या 14 गोल मारे थे, ऑलरेडी 9 गोल हो चुके हैं। समझने आना भाई, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पेलने वाला है। तो फैक्ट इसकी यहाँ पर करीम बेंजेमा भी है,
यहाँ पर रॉबर्टो फर्मिनो भी है, यहाँ पर रियद मारेज भी है, यहाँ पर नेमार भी है, यहाँ पर माल्कम भी है, यहाँ पर मित्रोविच भी है, यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो हु स्टेज टॉप एंड विल स्टे एट द टॉप।